बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। इस चैप्टर को बच्चों पूरा पढ़ा हमने। पूरा पढ़ने के बाद आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए अध्याय 4 के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? जाड़े के आरंभ में अर्थात शीत ऋतु के समय, शीत ऋतु के स्टार्ट होने से पहले तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में किस कारण से वर्षा होती है? हम जानते हैं बच्चों, इसको हमने पढ़ा था, लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी लौटते हुए जो मानसून है उससे वर्षा होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करते हैं और फिर लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। तो आइए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून यहां पर वर्षा नहीं करता, तो इसका आंसर नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी मानसून, सही आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं, स्थानीय वायु परिसंचरण नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। उससे यहां तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 75 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा कितने भूभाग पर होती है? आधा, 2/3, 1/3 और 3/4। तो लगभग 1/3 क्षेत्र पर जो वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम यहां पर देखी जाती है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? दक्षिण भारत के संदर्भ में पहला है, यहां दैनिक तापांतर कम होता है। बिल्कुल सही बात है, यहां दैनिक तापांतर अपेक्षाकृत कम होता है। यहां वार्षिक तापांतर कम होता है, यह भी सही बात है। दोनों सही बात है, क्योंकि समुद्रों के समकारी प्रभाव के कारण यहां तापांतर कम होता है। न केवल दैनिक तापांतर बच्चों, वार्षिक तापांतर भी यहां पर कम पाया जाता है। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सारा वर्ष थोड़ा ऊंचा तापमान बना रहता है, ठीक है। और चौथा है, यहाँ जलवायु विषम प्रकार की पाई जाती है। यह बात सही नहीं है। यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? सम प्रकार की पाई जाती है। समकारी प्रभाव यहाँ पर देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर समुद्र 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो प्रायद्वीप भारत, जो दक्षिण भारत है, वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस वजह से समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है और यहाँ पर विषम जलवायु नहीं पाई जाती, विषम प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। इसलिए ये इसने क्वेश्चन में क्या था? नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? घ। ये गलत है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला प्रश्न, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में ही है, तो वहां पर यदि चमकेगा तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होगी। सीधी सी बात है। अब कुछ आंसर क्या है? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होगा। तो उत्तर पश्चिमी भारत, यहां पर सर्दियों की बात है, भारत में क्या होगी बच्चों? सर्दियां होगी। तो उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें तापमान कम होगा, बिल्कुल सही बात है, कि कारण उच्च वायुदाब विकसित होगा। यह बात बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, यह सही नहीं है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा भी नहीं है, परिवर्तन तो होता है उसमें। उत्तर पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है, सर्दियों में लू चलती ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में। कब बच्चों? जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर यहाँ पर सर्दियाँ पड़ेगी अत्यधिक मात्रा में, और भारत की स्थिति भी यहीं पर है। इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर आएगा क। ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? एएस प्रकार की जो जलवायु है बड़ी विशिष्ट प्रकार की जलवायु है, विश्व में इसकी उपस्थिति नहीं देखी जाती है, लेकिन कुछ जगह पर देखी जाती है। भारत में यदि हम बात करें तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पर शीतकालीन वर्षा देखी जाती है। तो उत्तर देखेंगे, केरल और तटीय कर्नाटक में नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं,
कोरोमंडल तट पर, यह सही आंसर है। असम और अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तो सही आंसर आएगा ए। इस प्रकार की जो जलवायु है तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर ही पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों ग। इसके बाद हमारा ऐसे प्रश्न है जिसके उत्तर हमें 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, जो कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। पहला, भारत के उत्तर में स्थित विस्तृत महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जो बच्चों भारत की स्थिति किस प्रकार से है, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है। उत्तर में एक विशाल लंबा हिमालय पर्वत श्रेणी विस्तृत है, जो कि उत्तर से आने वाली जो शीत ठंडी पवनें हैं उनको रोक देती है, साथ ही दक्षिण से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं उनको भी रोकती है, जिससे कि यहाँ वर्षा का क्षेत्र विस्तृत करती हैं। दूसरा है, उत्तरी भारत का शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिण भारत का उष्ण कटिबंध में स्थित होना। बच्चों, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से निकलती है, इस वजह से कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है और कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, यह भी यहाँ पर प्रभावित करता है। और तीसरा है, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। विभिन्न प्रकार से वायुदाब और धरातल पर यहाँ पर पवनों का वितरण देखा जाएगा और इन्हीं के कारणों से यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? ITCZ। ITCZ के बारे में पूछ रहे हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो हम बच्चों जानते हैं कि अंतः उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि यहां भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकना, लेकिन कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, यहां पर कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य चमकता है सीधा, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, इस प्रकार से। और जहां पर सूर्य सीधा चमकेगा बच्चों, वहां पर ITCZ की उपस्थिति देखी जाती है। और ITCZ के अंदर दोनों तरफ की व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दोनों प्रकार की व्यापारिक पवनें यहां पर अभिसरित होती है। और यह कैसा क्षेत्र है? निम्न दाब का क्षेत्र है, अर्थात निम्न दाब के कारण यहां वायु ऊपर की ओर उठती है और दोनों तरफ की जो व्यापारिक पवनें हैं इसमें मर्ज करती है। तो विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, दोनों ही गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें यहाँ पर मिलेगी। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। जब बच्चों सूर्य का उत्तरायण होता है तो सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ में ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकती है, और ITCZ जब उत्तर की ओर खिसकती है तब यहाँ पर भारत में मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान का नाम बताइए। तो मानसून प्रस्फोट से अभिप्राय है कि मानसून का अचानक से भारत में आ जाना। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो मौसिनराम है। और कहाँ पर है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा ऋतु में अचानक वर्षा की शुरुआत अधिक तीव्रता के साथ होती है, जिसमें प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों से अचानक वर्षा होती है। इसे मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। अचानक रूप से ये आ जाता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। न केवल भारत में बच्चों, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यह क्षेत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों, जलवायु प्रदेश क्या होता है? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? जलवायु प्रदेश क्या होता है? तो जलवायु के आधार पर हम क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। जो समान जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं उनको हम विभाजन कर देते हैं, उनका अलग अलग हम प्रदेश का निर्माण कर देते हैं। और कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार थे वर्षा, तापमान, वनस्पति। इस प्रकार की चीज़ों को कोपेन ने अपने विभाजन में प्रमुख योगदान दिया। तो जलवायु प्रदेश, धरातल पर जिन भाग में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है, उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है।
कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान, वर्षा के मासिक मानों को माना है। तो जलवायु प्रदेशों का जो विभाजन किया कोपेन महोदय ने, उन्होंने इसको तापमान और वर्षा के मासिक मानों को उन्होंने अपने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। उत्तरी भारत में रबी की जो फसल बोते हैं, अर्थात विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए जो लाभदायक है, पश्चिमी विक्षोभ से, सर्दियों में आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे वर्षा प्राप्त करते हैं। वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? वो भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भूमध्य सागर से यहाँ भारत तक उन चक्रवातों का आगमन होता है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त होती है। चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, इनको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे बड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें 125 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। पूरे भारत की जो जलवायु है वो कौन से प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की है, और उसके बावजूद भी जलवायु में विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, प्रादेशिक रूप से यहाँ पर भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था अपने जो चैप्टर पढ़ते समय कि विभिन्न कारणों से, चाहे यहाँ पर इनकी स्थिति, चाहे बच्चों यहाँ पर इनकी स्थिति प्रायद्वीपीय भाग स्थिति हुई या फिर हिमालय की स्थिति हुई, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान की स्थिति हुई, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वायुदाब की स्थिति हुई, तापमान के कारण स्थिति हुई, उच्चावाच और भूआकृतियों के कारण, अनेक प्रकार के कारणों से यहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में तापमान एक समय अलग, दक्षिणी भारत में तापमान अलग, किसी स्थान का जो वर्षन है, चाहे वो मौसिनराम की हम बात करें, मेघालय का जो यदि वर्षन है वहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। बहुत भारी भिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कैसे लिखना है हमें। भारत की जलवायु में एक रूपता एवं क्षेत्रीय विभिन्नता। मानसूनी पवनों की व्यवस्था भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एकता को बल प्रदान करती है। मानसूनी जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माना कि पूरा क्षेत्र, न केवल दक्षिण एशिया बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया भी मानसूनी प्रकार की जलवायु प्राप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रादेशिक जो भिन्नताएं हैं वो भी भारी मात्रा पे यहाँ पर देखने को मिलती है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे कि दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है, जिनको पवनों के प्रतिरूप, तापमान, वर्षा, ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में अंतर के रूप में देखा जा सकता है कि वर्षण अलग अलग प्रकार का, तापमान, शुष्कता, ऋतु अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उत्तर भारत की जो ऋतु है वो अलग है, दक्षिण भारत की जो ऋतु है वो अलग प्रकार की है। इसके रूप में देखें तो यहाँ पर भिन्न प्रकार के अंतर देखे जाते हैं। भारत में जलवायु की प्रादेशिक विविधताओं का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है कि तापमान की भिन्नता। यदि भारत की हम बात करें तो विभिन्न स्थानों की जो तापमान है वो यहाँ पर भिन्नता देखी जा सकती है। जहाँ पर हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अलग प्रकार का, मध्य भारत का तापमान अलग प्रकार का, चाहे वो उत्तरी मैदान की स्थिति हो, पश्चिमी रेगिस्तान में वहाँ पर तापमान अलग प्रकार का, और दक्षिण भारत की यदि हम बात करें वहाँ पर तापमान समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण, साथ ही विषुवत रेखा के समीप होने के कारण अलग प्रकार का पाया जाता है। तो तापमान की भिन्नता यहां पर देखने को मिलती है। तो भारत में ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अनेकों बार तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीतकाल में जम्मू कश्मीर राज्य में लेह के आसपास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो एक समय इतना 55 डिग्री तक तापमान और एक समय -45 डिग्री, इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है।
उक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। तो तापमान में भिन्नता यहाँ का एक प्रमुख कारण हुआ। दूसरा है बच्चों यहाँ पर दिन रात के तापमान में विभिन्नता, कि दिन रात के एक ही दिन में यदि हम बात करें तो उसमें दिन में और रात में तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। तापांतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत के किसी स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करने पर ज्ञात होता है कि उसमें से भी प्रभावशाली भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ पर तापांतर कम मिलता है, दैनिक तापांतर की यदि हम बात करें तो। जबकि थार के मरुस्थल में दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहीं रात्रि के समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। दिन में 50 और रात्रि में 15-20 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। तीसरा, वर्षा के वितरण में भिन्नता है। वर्षा की यदि हम बात करें तो भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वर्षा यहाँ पर देखी जा सकती है, कि जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, वहीं 1100 सेंटीमीटर वर्षा मेघालय में पाई जाती है। तो भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा मुख्य रूप से हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जल की बूंदों के रूप में प्राप्त होती है। तो वर्षा के वितरण में बल्कि वर्षा के प्रकार में भी अंतर है। ठीक है, जहां जल की बूंदों के रूप में वर्षा प्राप्त होती है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात के रूप में वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार केवल वर्षा के प्रकारों में ही नहीं अपितु वर्षा की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मोसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर जिले में औसत वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर तक होती है। तो कहाँ तो 1080, कहाँ केवल 9 सेंटीमीटर, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भारत के क्षेत्रों में ही देखा जाता है। चौथा है वर्षा के वितरण में ऋतुवत विभिन्नता। यदि हम बात करें वर्षा कब आती है, किस समय आती है, तो वहाँ पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत में जुलाई या अगस्त के महीनों में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में प्रति तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान आते हैं तथा मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में केवल 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत या शुष्क रहता है। उस समय जुलाई के समय बच्चों कोरोमंडल तट जो है वो शुष्क रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में भारी मात्रा में वर्षा देखी जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में शरद ऋतु अथवा शीत ऋतु के आरंभ में यह होती है। कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लौटता हुआ जो मानसून है वहाँ पर वर्षा करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अतः उक्त सभी भिन्नताओं और विविधताओं के उपरांत भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में कैसी है? मानसूनी प्रकार की है, पूरी तरीके से मानसूनी प्रकार की है, लेकिन फिर भी प्रादेशिक रूप से विभाजन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं का सविस्तार व्याख्या कीजिए। अब भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4 प्रकार के मौसम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, और चौथा है लौटते हुए मानसून अर्थात मानसून के निवर्तन की ऋतु। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में निम्नलिखित 4 स्पष्ट मौसम ऋतु पाए जाते हैं। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु। 4 प्रकार की यहाँ पर ऋतु हम देख सकते हैं मौसम विभाग के अनुसार। अब शीत ऋतु की यदि हम बात करें तो शीत ऋतु, अब शीत ऋतु भारत में ये देखी जाती है बच्चों नवंबर से मार्च के मध्य में शीत ऋतु भारत में देखी जाती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होकर के मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब भारत में या फिर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अनुभव की जाती है। और इस समय यहाँ दाब कैसा रहता है बच्चों? दाब उच्च प्रकार का पाया जाता है। उच्च दाब की स्थिति होने के कारण यहाँ से दक्षिणी क्षेत्र में पवनें गति करती है, और वो जो पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में गर्मियों में आती है वो उत्तर पूर्वी
मानसूनी पवनों के रूप में वापस गमन कर रही होती है। इससे हालांकि शुष्क होती है, वर्षा नहीं प्राप्त होती, लेकिन तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में वहाँ पर कुछ हल्की बारिशें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शीत ऋतु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। भारत में शीत ऋतु की दशाओं का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पहला है तापमान। देश में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नवंबर के महीने के मध्य से शीत ऋतु शुरू होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी के महीनों में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। औसत जो दैनिक तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, अर्थात तापमान की कमी यहाँ पर शीत ऋतु में देखने को मिलती है। पंजाब और राजस्थान राज्य में अनेक स्थानों पर रात्रि का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो इन क्षेत्रों में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दूसरा है वायु दाब तथा पवने। अब तापमान नीचे है तो दाब कैसा होगा? उच्च होगा, ये हम जानते हैं। दिसंबर महीने के अंत तक अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ये सब हम जानते हैं बच्चों। शीत ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। तो ये यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों कि उत्तरी भारत में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में, वहाँ पर उच्च दाब महसूस किया जाता है और बिल्कुल दक्षिणी भारत में वहाँ पर अपेक्षाकृत निम्न दाब महसूस किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार की रेखाएं पाई जाती है। इसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से, चूंकि हम जानते हैं दाब प्रवणता नियम के अनुसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है, तो उच्च दाब से अर्थात उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित वायुदाब क्षेत्र की तरफ पवनें चलना शुरू हो जाती है। भारत में शीत ऋतु में मौसम प्राय सुहावना होता है, किंतु यह कभी कभी हल्के चक्रवातीय अवदाहों से बाधित होता है। हल्के चक्रवातीय जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से भूमध्य सागर से आने वाले जो चक्रवात है वो यहाँ पर, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, जिनसे वर्षा भी होती है। वर्षा की यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर इस समय वर्षा नहीं होती अमूमन तौर पर। शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती। केवल 2 क्षेत्रों को हम छोड़ दें, कौन कौन से? एक तो पश्चिमी विक्षोभ से आने वाला चक्रवात अर्थात उस क्षेत्र में उत्तरी भारत में वर्षा करता है। साथ ही लौटता हुआ जो मानसून है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है। इसके अलावा यदि स्थानीय कारकों से भी वर्षा हो सकती है। शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, अतः इनसे वर्षा नहीं होती, क्योंकि एक तो इनमें नाम मात्र की नमी होती है, आर्द्रता ही नहीं होती। आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों के तापमान में वृद्धि हो जाती है। घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि होती है और जब तापमान में वृद्धि होती है तो वर्षा नहीं होगी, जिससे वर्षा होने की संभावना क्षीण हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप अग्रलिखित क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है जिसकी हम बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मात्रा में वर्षा करते हैं। अल्प मात्रा में होने वाली यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह जो चक्रवातीय जो वर्षा आती है वो यहाँ पर रबी की फसल के लिए, विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। दूसरा है बच्चों, देश के मध्यवर्ती भागों और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कभी कभी कुछ शीतकालीन वर्षा हो सकती है। तीसरा है, शीतकाल में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी धारण कर लेती है। लौटते हुए मानसून के रूप में जब उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, जब लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता प्राप्त कर लेता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में वहाँ पर वर्षा कर देता है। और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर वर्षा होती है। इस तरीके से बच्चों आज हमने अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।